हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज की वीडियो में हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन का मैकेनिज्म, कौन कौन से फैक्टर कोरोजन को अफेक्ट करते हैं और किस तरह कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो कोरोजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली eating away of the metal due to the attack of the atmospheric gases on the surface of metal, resulting into the formation of compounds like oxides, sulfides, carbonates, sulfates, etc. is called corrosion. corrosion क्या होता है? जो मेटल है, मेटल के सरफेस पे एनवायरमेंट में प्रेजेंट गैसेस और ह्यूमिडिटी यानी वाटर ड्रॉपलेट्स और गैसेस वाटर के साथ मेटल के साथ रिएक्ट करती है और मेटल सरफेस पे ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है। यानी मेटल है वो सरफेस से खत्म होती जाती है। वहाँ पे मेटल के बजाय, मतलब प्योर मेटल की बजाय मेटल के ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, इनकी लेयर बन जाती है। इसको बोलते हैं करोजन। सबसे मोस्ट कॉमन करोजन का जो एग्जांपल हम देखते हैं वो देखते आए अब तक, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग, आयरन की मेटल है वो मतलब सरफेस पे आयरन ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, Fe2O3.XH2O। ये एक लेयर जमने लग जाती है ब्राउन कलर की। इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना देता है और धीरे धीरे जो ऊपर वाली लेयर है आयरन की, वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। जो कोरोजन की प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस होती है। ये नहीं है कि एक दो दिन में हो जाएंगी, इसको होने में महीनों लग जाते हैं। तो वो मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल की एक्टिविटी कैसी है। अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी कोरोजन होता है, अगर कम रिएक्टिव है तो कोरोजन धीरे धीरे होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन के ऊपर एक फेरस ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके कुछ और एग्जांपल भी है, जैसे टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। इसमें क्या है कि सिल्वर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है सिल्वर के ऊपर, और कुछ टाइम बाद जो सिल्वर है जैसे वो ब्लैक कलर की दिखने लगती है, वो एक्चुअली लेयर होती है सिल्वर सल्फाइड की। सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर होती है जिससे क्या, सिल्वर की जो ऊपर वाली लेयर है वो खराब होने लग जाती है। टर्निशिंग वर्ड का मतलब होता है खराब होना। तो ब्लैक कलर की एक लेयर जम जाती है, वो लेयर एक्चुअल में सल्फाइड की होती है, सिल्वर सल्फाइड। ऐसे ही कॉपर का कोरोजन होता है, उसमें कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, कॉपर ऑक्साइड। इसमें जो लेयर है वो कॉपर है वो ऊपर से ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। ब्रोंज है, ब्रोंज एक कॉपर और टीन का ये एक अलॉय होती है, इसमें भी कोरोजन होता है। इसमें भी ग्रीन कलर की लेयर जमने लग जाती है उसके सरफेस पे। तो ये कुछ एग्जांपल है कोरोजन की। कोरोजन के मैकेनिज्म को हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेटअप हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म हो जाती है। मेटल का एक पार्ट एनोड की तरह एक्ट करने लगता है, एक पार्ट कैथोड की तरह एक्ट करने लगता है सरफेस से। तो एक एनोड की तरह, एक कैथोड की तरह, तो एक पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप हो जाता है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। एक पार्ट का कोरोजन मतलब एक पार्ट पे ऑक्सीडेशन होता रहता है, दूसरे पार्ट पे रिडक्शन होता रहता है, और इस तरह पूरा मेटल है वो हमारी कोरोड हो जाती है। तो इसमें किस तरह से होता है, देखो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म में हम रस्टिंग ऑफ आयरन लेके चलते हैं कि आयरन की रस्टिंग कैसे होगी, और उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेटल आयरन का सरफेस है, मेटल आयरन है, उसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब मेनली जो कोरोजन है वो रेनी सीजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि तब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो जो वाटर वेपर्स है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डिजोल्व होके एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं कार्बोनिक एसिड का। देखो वाटर ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट प्रेजेंट है और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, ये दोनों कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बना लेती है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो इसमें क्या है कि इसमें जो कार्बोनिक एसिड है, इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह एक्ट करने लगता है, और ये डिसोसिएट भी हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक, H+ एंड कार्बोनेट 2-, इस तरह से। तो ये जो सॉल्यूशन है कार्बोनिक एसिड का, ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो आयरन की सरफेस पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन भी है, आयरन की सरफेस पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन भी है, और H+ आयंस भी है, जो कार्बोनिक एसिड से बने H+ आयन, वो H+ आयंस भी है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन भी है। तो इनकी प्रेजेंस में आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे जो आयरन है, मेटल सरफेस पे जो आयरन है, ये कन्वर्ट हो जाता है फेरस आयंस में, Fe2+ आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल सरफेस पे जो आयरन प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जिस
पर्टिकुलर पार्ट पे ये ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड की तरह एक्ट करने लगता है। जिस जिस साइड पे मेटल सरफेस पे जहाँ जहाँ पे ये वाली रिएक्शन होती है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड की तरह एक्ट करता है और धीरे धीरे जो मेटल सरफेस है उस पर प्रेजेंट आयन है वो फेरस आयंस में कन्वर्ट होता जाता है। अब जहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये माइग्रेट करते हैं टू अदर साइड्स ऑन द मेटल सरफेस एंड रिड्यूस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। डिजोल्व ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस, और ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का रिडक्शन कर देते हैं और ये बना देते हैं वाटर। ऑक्सीजन का रिडक्शन कर देते हैं, यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन कर देते हैं। एक बार बैलेंस कर लेते हैं इसको इस तरह से। तो ये रिएक्शन होती है, ये साइड हमारी जहाँ पे ये रिएक्शन होती है वो एनोड की तरह एक्ट करती है, और वो साइड जहाँ पे ये ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है वो साइड कैथोड की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जहाँ पे जो ये फेरस आयंस बने थे, ये फेरस आयन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, और ये बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और H प्लस आयंस देते हैं। फेरिक ऑक्साइड और H प्लस आयंस, एक बार इसको बैलेंस कर ले तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ये रिएक्शन होती है, फेरिक ऑक्साइड बनता है और H प्लस आयंस, और ये H प्लस आयंस फर्दर आयरन का ऑक्सीडेशन करते हैं और फिर से वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्सीजन का रिडक्शन करते हैं। तो ये रिएक्शन होती है, ये जहाँ पे ये रिएक्शन होती है वो एनोड की तरह एक्ट करती है, जहाँ पे ये वाली रिएक्शन होती है वो साइड कैथोड की तरह एक्ट करती है, और फिर आयरन जो फेरस आयन बन गए वो ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना ये FeO है, यहाँ पे Fe2+ में है, तो इसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। और Fe2O3 इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब है Fe2+ में है उसको फेरस बोलते हैं, फेरस आयन, और Fe+3 में उसको फेरिक बोलते हैं। तो ये फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये फेरिक ऑक्साइड बना है इसका हाइड्रेशन हो जाता है और रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। Fe2O3 ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ यानी इनका हाइड्रेशन हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये रस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो फॉर्मूला है इट इज फॉर रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी को रस्ट बोलते हैं। तो जो ब्राउन कलर की लेयर दिखने लगती है आयरन पे वो यही होती है Fe2O3.XH2O, मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की लेयर होती है ब्राउन कलर की। तो ये पूरा मैकेनिज्म है रस्टिंग ऑफ आयरन का। सबसे पहले क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं, और कार्बोनिक एसिड H+ आयंस और कार्बोनेट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर जो आयरन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये H+ आयन है इनकी प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। आयरन है वो फेरस आयन और आयरन फेरस आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आयरन का कुल मिला के ऑक्सीडेशन हो जाता है। जिस साइड पे इस आयरन का ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं आयरन ने वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन के पास, माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, और वो ऑक्सीजन का रिडक्शन कर देते हैं। वो साइड को बोलते हैं कैथोड, जिस साइड पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। फिर बाद में जो फेरस आयंस बने थे वो ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्दर H+ आयंस दे देते हैं, जिससे ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। और जो फेरिक ऑक्साइड है उसका लास्ट में हाइड्रेशन हो जाता है और हमें रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिलता है, उसके ऊपर आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जमने लग जाती है जो कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की होती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है रस्टिंग ऑफ आयरन का। आगे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। पहला फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसका कोरोजन उतनी ही तेज़ी से होगा। मान लेते हमारे पास मेटल्स हैं, उनका हमें अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है, तो वो उतनी ही ज़्यादा एक्टिव मेटल है, तो उसका कोरोजन पहले होगा और फास्ट होगा। तो पहला फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़।
अगर मेटल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी की प्रेजेंस है, तो जो वो है कोरोजन को इन्हांस कर देते हैं, कोरोजन और ज़्यादा तेज़ी से होता है अगर किसी मेटल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो। जो बिल्कुल ही प्योर मेटल होती है वो जल्दी कोरोड नहीं होती, वो एक्चुअली मतलब उनका जो कोरोजन है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो कोरोड नहीं होती। लेकिन अगर उनमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो मेटल का कोरोजन जल्दी से होता है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जो एयर और मॉइस्चर है ये कोरोजन को एक्सेलरेट करते हैं। अगर गैस जो है मेटल है उनको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया है जहाँ पे गैसेज है, यानी SO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज है, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है कि ये एक्सेलरेट कर देती है, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है कोरोजन की प्रोसेस में, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है, ये और ज़्यादा स्पीड से कोरोजन को करती है, मतलब कोरोजन को एक्सेलरेट कर देती है ये गैसेज। अगर हमने आयरन को हम रख दें वैक्यूम में जहाँ पे ना ह्यूमिडिटी है ना एयर है, तो वहाँ पे आयरन का कोरोजन नहीं होगा। तो एयर और मॉइस्चर सबसे मेन फैक्टर है कोरोजन की। इसीलिए जो बारिश के मौसम में होता है तब कोरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जब एयर में मॉइस्चर की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे ज़्यादा कोरोजन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेन्स इन मेटल। मेटल में जो स्ट्रेन्स हो वहाँ पे कोरोजन ज़्यादा तेज़ी से होता है। मान लो कि ये हमारी एक लोहे की पाइप है, इसमें इस तरह से बैंड है, तो ये जहाँ पे ये बैंड होता है वहाँ पे कोरोजन ज़्यादा होता है, बैंड पे कोरोजन ज़्यादा होता है। ये इस तरह से है, मान लो इस तरह से ये लोहे की पाइप बनी हुई आयरन की है, तो यहाँ पे जहाँ बैंड होते हैं या फिर जहाँ पे स्क्रैचेस होते हैं या कट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी ट्रैप हो जाती है, वहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, तो वहाँ पे तेज़ी से कोरोजन होता है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंस है तो वो रेट ऑफ कोरोजन को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे जो आयरन है वो सलाइन वाटर में ज़्यादा जल्दी कोरोड होता है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। सलाइन वाटर क्या होता है, इसमें NaCl होता है, NaCl प्रेजेंट होता है वाटर में, तो NaCl इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करने लगता है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस होती है वहाँ पे कोरोजन ज़्यादा तेज़ी से होता है, उसमें रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन की प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्डिंग, ब्रिज और शिप्स जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेशली आयरन के बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं, और उनमें भी स्पेशली जो आयरन के बने हुए हैं तो उनमें कोरोजन होता है, तो कोरोजन से वो खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए कोरोजन को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर साल करोड़ों रुपए इसी पे खर्च हो जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जो मेटल की बनी हुई है और उनमें कोरोजन हो जाता है तो उनको रिप्लेस करना होता है, तो इसलिए इसका प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सिर्फ ना सिर्फ पैसे बचाए जा सकते हैं बल्कि बड़े कोई मिस हैपनिंग, कोई एक्सीडेंट होने से भी बचाया जा सकता है। अब देखते हो बड़े बड़े ब्रिज है, जो पुल है, वो जो मेटल के बने हुए हैं वो कई बार टूट जाते हैं, उनका रीज़न यही होता है कि उनमें बहुत सारे बैंड्स होते हैं, स्क्रैचेज होती है, कट्स वगैरह होते हैं जिनमें ह्यूमिडिटी है, वाटर है, वो ट्रैप होता रहता है, उनका कोरोजन होता रहता है, तो इनको कोरोजन को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कोई बड़ी मिस हैपनिंग भी हो सकती है और हर साल लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही लग जाते हैं कोरोजन को ख़त्म, कोरोजन से ऐसी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बचाने के लिए। अब कुछ मेथड्स देखते हैं जिनको जनरली यूज़ किया जाता है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि इसमें मेटल सरफेस को मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेज के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं, और इसको करने के क्या क्या तरीके हैं वो देखते हैं। पहला तरीका है मेटल को प्रोटेक्ट करने का। मेटल सरफेस इज कोटेड विद पेंट, पेंट से कोट कर दिया जाए, उसके ऊपर पेंट की कोटिंग कर दी जाए, जिससे क्या है कि मेटल है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बच जाती है और मेटल का कोरोजन नहीं हो सकता। तो ये तो सभी को पता है, सबसे नॉर्मल तो क्या है कि मेटल को पेंट कर दिया जाए, तो उससे गैसेज और मॉइस्चर है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते और मेटल का कोरोजन होने से बच जाता है। दूसरा तरीका है कि हम मेटल की सरफेस को कोट कर दें विद नॉन कोरोडिंग मेटल्स, ऐसे मेटल की कोटिंग कर दें ऊपर से जो कोरोड नहीं हो सकती, जिनका कोरोजन नहीं होता जनरली एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ऐसी कुछ मेटल्स है निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये कुछ मेटल है जो जिनका कोरोजन नहीं होता। तो अगर जैसे आयरन एक मेटल है जिसका कोरोजन बहुत स्पीडली होता है, तो अगर इनको कोट कर दिया जाए विद निकल, क्रोमियम या एल्यूमिनियम, इनमें से किसी भी एक मेटल से, तो जो एयर है, मॉइस्चर है, वो आयरन तक पहुंचने से बच जाती है और आयरन का कोरोजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि हम आयरन की सरफेस को फॉस्फेट के साथ कोट कर दें या कुछ ऐसे केमिकल्स जो एयर और मॉइस्चर को आयरन सरफेस तक ना पहुंचने दे, तो इससे भी हम मेटल की सरफेस को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ये कुछ बैरियर प्रोटेक्शन है। ये क्या करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं एयर और मॉइस्चर तथा आयरन के बीच, मतलब मेटल के बीच और जो भी
मटेरियल से, जिस भी कंपाउंड से कोरोजन हो रहा है, मेनली एयर और मेटल के बीच एक बैरियर का काम करते हैं और मेटल को कोरोड होने से बचा लेते हैं। ये कुछ तरीके हैं बैरियर प्रोटेक्शन के। नेक्स्ट मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें क्या है कि एक मेटल जो आयरन से ज़्यादा एक्टिव है उसको कोटिंग कर दी जाती, उसको मेटल की सरफेस के ऊपर उसकी कोटिंग कर दी जाती है और इससे मेटल को रस्टिंग होने से बचाया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, इट मीन्स कवरिंग ऑफ आयरन सरफेस विद अ लेयर ऑफ मेटल विच इज मोर एक्टिव देन आयरन एंड दस प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे क्या होता है कि मेटल के ऊपर, आयरन की मेटल के ऊपर एक ऐसी मेटल की लेयर चढ़ा दी जो ज़्यादा एक्टिव है, तो उसका कोरोजन हो जाएगा इन प्रेफरेंस ऑफ आयरन। आयरन के बजाय उस मेटल का कोरोजन हो जाएगा, वो मेटल अपनी आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी और आयरन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग। एंड द मेटल विच इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर कवरिंग आयरन विद मोर एक्टिव मेटल इज जिंक। मेनली हम जिंक का यूज करते हैं आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें जिंक अपना सेक्रीफाइस कर देता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इसको ऐसे ही बोला है, इसमें जिंक अपना सेक्रीफाइस कर देता है और आयरन को बचा लेता है, आयरन की रस्टिंग होने से बचा लेता है। तो इसमें जिंक को यूज करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक की कोटिंग करना आयरन के ऊपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या है कि जिंक क्या है, एक्टिव मेटल है, क्योंकि जिंक का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये 0.76 वोल्ट होता है, 0.76 वोल्ट। और आयरन का होता है, आयरन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये कम होता है जिंक से, ये होता है 0.44 वोल्ट। दोनों का ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो जिंक का क्योंकि ज़्यादा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा विद प्रेफरेंस ऑफ आयरन। तो इस तरह हम आयरन की रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जिसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, द आयरन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन इज कनेक्टेड टू अ मोर एक्टिव मेटल आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ वायर। द आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज कैथोड एंड द प्रोटेक्टिंग मेटल एक्ट एज एनोड। इसमें क्या करते हैं, हम आयरन के साथ एक और मेटल को कनेक्ट कर देते हैं जो आयरन से ज़्यादा एक्टिव है, या तो उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, जो ज़्यादा एक्टिव मेटल है वो एनोड की तरह एक्ट करती है और आयरन जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है और आयरन को कोरोड होने से, आयरन की रस्टिंग होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो आयरन है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, इसलिए इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। और जो मेटल्स को यूज़ किया जाता है एज ए प्रोटेक्टिंग मेटल वो होती है मेनली मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम। ये मेटल्स होती है जिनको एज ए प्रोटेक्टिव मेटल यूज़ किया जाता है। ये आयरन से ज़्यादा एक्टिव है तो इनको यूज़ किया जाता है एज अ प्रोटेक्टिंग मेटल। ये खुद इनका, ये एनोड की तरह एक्ट करती है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और आयरन को प्रिवेंट कर लिया जाता है ऑक्सीडेशन होने से, उसकी रस्टिंग होने से प्रिवेंट कर लिया जाता है। मेनली क्या होता है कि मैग्नीशियम इज ऑफनली एम्प्लॉयड इन द कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन पाइप्स बुरिड इन द मोस्ट सॉइल एंड कैनाल, स्टोरेज टैंक एक्सेट्रा। देखो जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती है, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है, तो अंडरग्राउंड पाइप्स जो होती है उनके साथ एक मैग्नीशियम मेटल को उसके साथ उसमें बुरिड कर दिया जाता है। इन पाइप के साथ साथ मैग्नीशियम मेटल को भी उसमें डिप कर दिया जाता है उसमें क्या, और उनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से। ये हमारी आयरन की पाइप है, पाइपलाइन है ये हमारी पूरी जो अंडरग्राउंड है। उसके साथ साथ हमने मैग्नीशियम की मेटल को भी रख दिया जाता है, उसको वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें मैग्नीशियम है वो एनोड की तरह एक्ट करता है और आयरन की जो पाइपलाइन है हमारी मेन जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करती है। तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता रहता है, मैग्नीशियम धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होते रहता है और कैथोड का, ये जो आयरन की पाइपलाइन बनाई है कैथोड है जो, वो उसका रिडक्शन होता रहता है। तो इस तरह हम इसको रस्टिंग होने से प्रिवेंट कर सकते हैं इस मैग्नीशियम की वजह से। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन इसमें, और इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं क्योंकि आयरन कैथोड की तरह एक्ट करता है। फोर्थ करते हैं यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ये अल्कलाइन फोस्फेट या फिर अल्कलाइन क्रोमेट के सॉल्यूशंस होते हैं। इनमें क्योंकि अल्कलाइन है मतलब बेस है, तो ये H+ आयंस की अवेलेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं। मतलब जो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना रहा था, या फिर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड इनके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था, और इन H+ आयंस की वजह से रस्टिंग हो रही थी आयरन की। तो ये क्या करते हैं कि इन H+ आयंस को प्रिवेंट कर देते हैं, इनको बनने ही नहीं देते क्योंकि ये अल्कलाइन है, इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इससे रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। इस तरह के सॉल्यूशंस को मेनली कार रेडिएटर्स में यूज करते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन पार्ट्स ऑफ द इंजन।
इंजन के जो आयरन पार्ट्स हैं उनको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है कार के रेडिएटर में। ये सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और किसके होते हैं सॉल्यूशन? अल्कलाइन फॉस्फेट या फिर अल्कलाइन क्रोमेट के सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं। हमने पहले देखा बैरियर प्रोटेक्शन, फिर देखा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन जिसको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बोलते हैं, और लास्ट वन यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमारा ये कोरोजन चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।